The views and opinions expressed on this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the views of producer, editor, or channel. The content is for informational purposes only and should not be considered as professional advice. No part of this podcast may be reproduced without permission. नमस्कार, इन्फो टॉक्स के एक नए और ज्ञानवर्धक एपिसोड के साथ मैं आपकी होस्ट सुनीता सरकार एक बार फिर से हाजिर हूँ। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं काफ़ी जाने माने हस्ती, हमारे द्वीपों के स्वामी शुद्धानंद सरस्वती जी, चिन्मया मिशन से काफ़ी लंबे समय से इनका जुड़ाव रहा है। स्वामी जी गत 25 सालों से चिन्मया मिशन के कार्य को कर रहे हैं और इन्होंने चिन्मया आश्रम गुरुकुल सिद्धबारी हिमाचल प्रदेश से वेदांत का अध्ययन किया। स्वामी जी, आपका हमारे इन्फो टॉक्स के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। स्वामी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस संस्था से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो और काफ़ी लंबा समय आपका इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहा है, और ये ऑर्गेनाइजेशन को अंडमान निकोबार में कब स्थापित किया गया, इसका गठन अंडमान निकोबार में कब हुआ और चिन्मया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन्यवाद आपको। इस कार्यक्रम के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया और सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा आपने पूछा कि चिन्मया मिशन के बारे में जो जानकारी है, मैं आपको बताऊं कि ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे ही चिन्मया मिशन की स्थापना के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो 31 दिसंबर 2025 को सारे देश में चिन्मय अमृत महोत्सव के नाम से हम एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, जो चिन्मय विभूति पूना में होगा। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि चिन्मया मिशन की स्थापना 1951 में परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने की। और जहां तक अंडमान का सवाल है, 1978 में परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी, जिन्हें आदर से गुरुदेव के नाम से भी बुलाते हैं, वो यहाँ आए। और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जब बात करता हूँ 1978 की जब बात है, तो उस समय अंडमान इतना विकसित नहीं था, इतनी फ्लाइट नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी। फिर भी गुरुदेव के ध्यान में आया कि इतने सुदूर अंडमान जैसे क्षेत्र में भी चिन्मया मिशन का कार्य होना चाहिए। और इस बात को ध्यान में रख करके वो 1978 में अंडमान आए। और तभी से, मतलब आप मान के चलिए 1978 से ये 2025, 47 ईयर, 47 वर्ष का समय बीत गया। तो 47 वर्षों से अंडमान में चिन्मया मिशन का कार्य है। 1980 में हमको ये प्रशासन की ओर से ये जगह दी गई और फिर जैसे जैसे फंड का कलेक्शन हुआ, पैसा आया, उसी प्रकार से धीरे धीरे फिर बिल्डिंग का कार्य और मिशन का जो कार्य है तो विस्तार लेता गया। जहां तक मिशन के उद्देश्य का सवाल है, तो हमारे जो थ्योरी है, हमारा जो प्रिंसिपल है, वो है टू प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम पीपुल फॉर द मैक्सिमम टाइम। लोगों के जीवन में आनंद को लाना, अधिक से अधिक लोगों के जीवन में आनंद को लाना और अधिक से अधिक समय के लिए लेकर के आना, ये हमारा मुख्य मिशन का ध्येय है। और इसके लिए जो हमारा जो कार्य क्षेत्र है, जो गुरुदेव ने स्थापित किया, वो है वेदांत का जो दर्शन है, वेदांत की जो फिलॉसफी है, और विशेषकर उसमें जो उपनिषद है, जो भगवत गीता है, उसके प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों के जीवन में आनंद लेकर के आना। क्योंकि
जीवन में दुख इसके लिए आता है कि जब चीज जैसी है उसको हम वैसा देखते नहीं है। इसे वेदांत में माया कहा गया, इंग्लिश में इसको इल्यूजन बोलते हैं, कहीं इसको भ्रम बोलते हैं। तो जो चीज जैसी है हम जब उसको वैसा देखते हैं तो अज्ञान दूर होता है। तो मिशन का जो मुख्य ध्येय है कि वेदांत का प्रचार प्रसार करना। हम जो वेदों के अर्थ को समझेंगे, उपनिषदों के अर्थ को समझेंगे, गीता के अर्थ को समझेंगे, तो जीवन का अज्ञान दूर होगा और अज्ञान के दूर होने से जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। और इसके लिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो हमारे जो ब्रह्मचारी हैं, जो मिशन ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए गुरुकुल की स्थापना की। एक गुरुकुल हमारे जो मुख्यालय मुंबई में है वहां पर है, जहां अंग्रेजी में अध्ययन होता है। एक हमारा चिन्मय आश्रम सिद्धबारी में है, हिमाचल प्रदेश में, जहां से आपने जहां किया है। जी, जहां से मैंने किया वो हिंदी में है। और बाकी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में वेदांत का अध्ययन चलता है। वो 3 साल का कोर्स है। तो उसमें भगवत गीता है, उपनिषद है, भागवत है, बाकी और जो ग्रंथ है, संस्कृत है, उसका अध्यापन होता है, हम सीखते हैं और बाद में चिन्मय मिशन का कार्य करते हैं। स्वामी जी, एक सवाल और हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि चिन्मय मिशन में जुड़ने के लिए कोई मेंबरशिप का जरूरत होता है या उसकी प्रक्रिया क्या है? नहीं, ऐसा कोई बहुत सिस्टमेटिक या आपको कुछ फॉर्म भरना है उसके लिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि चिन्मय मिशन एक आध्यात्मिक संस्था है, आध्यात्मिक संस्था है। और आध्यात्मिक संस्था में लोग जब आना शुरू करते हैं तो वो अपने आप जुड़ जाते हैं, मन से जुड़ जाते हैं। और फिर ये तो बहुत बेसिक फॉर्मेलिटी है, कोई मेंबरशिप हमने ले लिया, मेंबरशिप लाइफ मेंबरशिप है और ईयरली मेंबरशिप है, वो सब सेकेंडरी है। पहले हम मन से जुड़े, और मन से जुड़ने के लिए कोई मेंबरशिप नहीं। हम लोगों से बोलते हैं कि आप पहले आइए। जैसा आपने सवाल किया, कई बार लोग जब मिशन के बारे में नहीं जानते हैं हमारे पास आते हैं कि स्वामी जी फॉर्म दे दिए, हमको मेंबर बनना है। जी, कई बार ऐसी शंका रहती है लोगों के अंदर। जी, तो मैं उनसे कहता हूँ कि पहले आप मेंबर बाद में बनो, पहले आप जुड़ो। यू शुड नो व्हाट मिशन इज डूइंग, हमारी कार्य पद्धति क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे गुरुदेव ने गुरु मंत्र की परंपरा नहीं की है। बहुत सारे संगठनों में, आश्रमों में वो परंपरा रहती है कि आश्रम के जो मुख्य स्वामी होते हैं वो गुरु मंत्र बना करके शिष्य बनाते हैं। वो परंपरा हमारे मिशन में नहीं है। तो मिशन के हमारे जो बड़े स्वामी जी हैं, जो मुख्य स्वामी जी हैं, या हम लोग भी हैं, तो कोई भी स्वामी मंत्र दीक्षा नहीं देता है। हम उनसे ये बोलते कि आप आइए, मिशन के अध्यापक के साथ में जुड़िए। जो यहाँ स्वाध्याय चलता है, अध्ययन चलता है, पठन पाठन है, जो क्रियाकलाप है, आप उसके साथ में जुड़िए और आप अपने आप मेंबर बन जाएंगे। तो पूरे द्वीप समूह में चिन्मय मिशन की एक ही शाखा है, शाखा बोल सकते हैं जी, एक ही शाखा इस पुलिस लाइन में स्थित है या द्वीप समूह में और भी आइलैंड्स में शाखा इनकी है? वैसे देखा जाए तो आप जो ऑर्गेनाइज जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइज शाखा तो केवल पोर्ट ब्लेयर में है, लेकिन दिगलीपुर में भी हमारा कार्य चलता है। और दिगलीपुर में हमें एक सज्जन ने, वहां के जो एक दानदाता है, उन्होंने हमको एक छोटा प्लॉट भी दे करके रखा है। और बिल्डिंग का काम हमारा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना के पहले हमारे ब्रह्मचारी जो आए थे वो भी 4 साल दिगलीपुर में थे। तो हम ये कह सकते हैं कि अंडम पोर्ट ब्लेयर के साथ में, सॉरी, श्री विजयपुरम के साथ में दिगलीपुर में भी हमारा कार्य है। लेकिन जैसे मायाबंदर है, रंगत है, हटपे है, पाकिस्तान है, वहां हमारा सेंटर नहीं है। लेकिन साल में 3-4 बार मैं और हमारे और 4-5 जो डिवोटीज है, हम वहां जाते हैं और वहां बच्चों के लिए और सत्संग है, भजन संध्या है, या मिशन के और जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो वहां कंडक्ट करते हैं। स्वामी जी, हमने देखा है कि चिन्मय मिशन के द्वारा समय समय पर एजुकेशनल और सोशल कार्यक्रम अरेंज किए जाते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
देखिए, चिन्मय मिशन जो है हम लोग सीधे शिक्षा के साथ में जुड़े हैं। अंडमान में तो चिन्मय मिशन का विद्यालय नहीं है, लेकिन जितने बड़े शहर है, केरला में हमारे 15-20 स्कूल हैं, तमिलनाडु में हैं, दिल्ली में हैं, हैदराबाद में हैं। तो एजुकेशन के साथ में हम लोग सीधे जुड़े हैं। और मैं एक जानकारी आपके साथ में एक और शेयर करना चाहूंगा कि कोयम्बटूर में हमारा चिन्मय इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल है। रेजिडेंशियल जी, स्कूल। कोयम्बटूर में। उसमें 60% बच्चे विदेशी हैं और 40% जो है वो भारतीय हैं। और बहुत अच्छा माना हुआ स्कूल है। अंडमान के भी कुछ 1-2 बच्चे हैं जो वहां पढ़ते हैं। वो जो 1992 में हमारे गुरुदेव का समाधि हुआ, 1993 में 1992 में गुरुदेव पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी वो अंडमान आए थे। और वो जो कोयम्बटूर का जो स्कूल है, एक्चुअली वो स्कूल जो है वो अंडमान में प्रारंभ होने की बात थी। और जहां तक मुझे जानकारी जो बाद में मिली या मैंने जानकारी इकट्ठी की, उसके अनुसार सिपी घाट के साइड में, सिपी घाट एरिया में, ये बात है 92 की, मतलब काफी समय बीत गया। मोटा मोटी जो जमीन का जो मालिक है उसके साथ कुछ मेरे ख्याल से कुछ डील भी हो गया था, बातचीत भी हो गई थी, ऐसा कुछ था। बट एक्जैक्टली आई डोंट नो व्हाट हैपेंस। बट लेकिन बाद में फिर वो जो जमीन का कुछ मामला कुछ डिस्प्यूट हो गया और फिर गुरुदेव ने कहा कि अभी ये जमीन तो बड़ा डिस्प्यूटेड है, हमको यहाँ स्कूल खोलना ही नहीं है। तो वो जो स्कूल चला गया फिर वो कोयम्बटूर में। तो इसके लिए मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि शिक्षा के साथ में हम लोग सीधे जुड़े हैं। और हमारे गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि यूथ्स आर नॉट यूजलेस, दे आर यूज्डलेस। Useless. दे आर नॉट केयरलेस, दे हैव बीन केयरलेस। उनकी चिंता कम हुई, उनका उपयोग कम हुआ है। तो विशेषकर अंडमान में भी मैं, जैसा आपने कहा, मुझे 25 साल हुआ, तो मेरा अपना जो अनुभव है कि अंडमान में हमारे युवाओं में बहुत एनर्जी भी है, बहुत आप क्या बोलते हैं, टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है, क्रिएटिविटी भी है, लेकिन थोड़ा अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस कम है तो क्या है कि थोड़ा सा मुख्य भूमि से हम लोग दूर है और उसका भी एक कारण हो सकता है। उतने फिर रिसोर्सेज भी नहीं है, शाम को 6 बजे के बाद भी उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। तो और दूसरा फिर आप सब जानते हैं कि भी थोड़ा सा भी एक एडिक्शन का भी काफी, हाँ, वो भी काफी यहाँ पे ज्यादा देखने को पाया जाता है, आ रहा है। तो इसके लिए हमारा प्रयास ये रहता है कि हम बच्चों के बीच में जाएं, युवाओं के बीच में जाएं और उनको हम बताएं कि भाई देखिए ये जीवन, एक उर्दू का एक शेर है, एक कदम गलत उठाता राहे शौक में। एक कदम गलत उठाता राहे शौक में, मतलब हमने शौक में एक कदम गलत उठा लिया, मंजिलें तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। अच्छा। मतलब मैं जहां पहुंचना चाहता था, अब चूंकि एक कदम मैंने गलत उठा दिया, इसलिए तमाम उम्र में मंजिल की तलाश में, मंजिल सामने होकर के मैं पहुंच नहीं पाया। तो इसके लिए हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उन बच्चों में अवेयरनेस लाने की बहुत जरूरत है कि आपकी ये जो उम्र है, ये उम्र आपके 25 तक की जो उम्र है वो आपके आने वाले 75 साल के जीवन को तय करेगी। बिल्कुल तय करेगी। तो इसके यू हैव टू वेरी केयरफुल। मेन देखा जाए तो जो यूथ्स है उनको कैसे समाज के प्रति जागरूक करें, यही चिन्मय मिशन का मेन हम कह सकते हैं। तो उसके लिए हम जो उनके जो पर्सनल डेवलपमेंट कैंप्स हैं और इमोशनल हैंडल कैसे करना है, तो हम कैंप करते हैं कि बच्चे उसमें आते हैं, थोड़ा उनको ट्रेनिंग देते हैं, थोड़ा एक पैट्रियोटिक फीलिंग है, तो उसके माध्यम से कि भी उनका मन कहीं भ्रमित ना हो और वो आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाए। स्वामी जी, बहुत अच्छे से आपने हमें बताया कि किस तरह से आपका जो चिन्मय मिशन है उसमें आपका योगदान
रहा है और कैसे काम कर रहा है हमारे द्वीपों में। और ये बात हम सभी जानते हैं कि सामाजिक कार्य के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमने देखा है जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हमारे द्वीप समूह में हुआ था, उस दौरान भी आप उस कार्यक्रम को अध्यक्ष कर रहे थे। आपकी अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को किया गया और सिर्फ किया गया नहीं, एक बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इस कार्यक्रम को किया गया था, जो काफी सालों तक एक मिसाल बन के रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए। और अब हम जो पूरे शहर में देख रहे हैं, हम पूरे शहर में पूरा शहर हमारा भगवा रंग में लीन हो गया है। जैसा कि आपने कहा है कि संघ के 100 साल पूरे हो गए हैं और इसी 100 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे संघ के संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का दौरा हमारे द्वीप समूह में जल्द ही होने वाला है। बहुत कम समय रह गया है और जिसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से हमारे द्वीपों में चल रही है। इसके बारे में आप विस्तार से हमारे लोगों को बताइए, श्रोताओं को। जैसा आपने कहा कि संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1925 में विजयादशमी के दिन नागपुर में परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की। और देखिए, कोई भी जो कार्य जब शुरू होता है ना, तो छोटे से ही शुरू होता है। इवन चिन्मय मिशन की जब स्थापना हुई 1951 में, गुरुदेव ने जब की पूना में, 5 लोग थे। ऐसे संघ की जब स्थापना हुई तो कोई बहुत बड़ा लोग नहीं था, संख्या नहीं, 5-6 लोग ही थे 1925 में। लेकिन आज 100 वर्ष के बाद हम देखते हैं कि जो बीज बोया गया था आज वो विशाल वृक्ष बन गया। विशाल वृक्ष बन गया और वो दिन प्रतिदिन फैलता ही जा रहा है। किसी भी कार्य को हम जब आरंभ करते 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले लोग उसका उपहास उड़ाते हैं। बिल्कुल, हम कोई भी जब काम शुरू करेंगे लोग उसको मजाक बनाएंगे। ये लोगों की मनस्थिति है कि वो लोग मजाक करेंगे। वो अवस्था से जब कार्य गुजर जाएगा, जब देखें कि हमारे उपहास करने से तो इनको अंतर ही नहीं पड़ा, फिर वो उसका विरोध शुरू करते हैं। फिर वो उसको विरोध करेंगे और तीसरी स्टेज में जाकर के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तीसरी स्टेज में जाकर के सपोर्ट। तो पहले लोगों ने उपहास उड़ाते, अरे क्या करने के लिए जा रहे हैं, समाज कैसे संगठित होगा। ये संगठित काम बनना शुरू हुआ तो लोगों ने विरोध शुरू किया। और आज भगवान की कृपा से और हमारे संघ के स्वयंसेवकों की कृपा से, उनके मेहनत से, उनके पुरुषार्थ से आज ये है कि सारा हिंदुस्तान नहीं, सारे दुनिया में किसी न किसी रूप में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उपस्थिति दर्ज है। तो ये हम द्वीपवासियों के लिए भी एक बड़े सौभाग्य की बात है कि संघ के शताब्दी वर्ष में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी को सुनने का, उनके सत्कार करने का, उनके स्वागत करने का अवसर हमको मिला है। वैसे तो उनका दौरा पहले भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है, लेकिन आरएसएस के सर संघ चालक के रूप में उनका पहला दौरा निकोबार में है। और हमें ये भी जानकारी है कि ये जो विराट हिंदू सम्मेलन का जो उद्घोषणा हुआ है वो आप ही के अध्यक्षता में पूरे द्वीप समूह में किया जा रहा है। उसकी क्या प्रणाली नहीं, उसकी कार्य व्यवस्था किस तरह से आप कर रहे हैं पूरे द्वीप समूह में, क्योंकि जो टारगेट आपने दिया है, कुछ 25,000 लोगों का टारगेट हमने सुना है कि इस विराट सम्मेलन में, हिंदू सम्मेलन में एकत्रित होने की संभावना है, तो उसे सिर्फ कुछ लोग तो नहीं कर पाएंगे। निश्चित ही इसके लिए एक टोली बनी होगी और उस टोली में क्या उनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। इसके पहले कि मैं आपको हिंदू सम्मेलन की जानकारी दूं, मैं माननीय भागवत जी का जो प्रोग्राम है अंडमान में
3 दिनों का वो एक संक्षेप में आपको जानकारी देता हूँ। माननीय मोहन भागवत जी सरसंघ चालक जी 11 तारीख को आएंगे और 12 तारीख को शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक चिन्मय मिशन के सभागार में सद्भावना बैठक का आयोजन किया गया है। ये जो मीटिंग है ये सबके लिए नहीं है, उसके लिए हमने कार्ड बांटे हैं, कार्ड दिए हैं। तो लोग जिनको कार्ड दिए गए तो 100 के आसपास की संख्या है और उसमें यहाँ के जो मठ है उस मठ के जो स्वामी लोग हैं वो आएंगे, फिर जो मंदिर कमेटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आएंगे और जो पुरोहित वो आएंगे। वो 12 तारीख को कार्यक्रम है 12:30 से 10:30 से 12:30 तक। 13 तारीख को नेताजी स्टेडियम में विशाल, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगी, पूरे अंडमान निकोबार में जितने मंदिर है मठ है उन सभी के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे शामिल होंगे? नहीं केवल श्री विजयपुर या केवल श्री विजयपुरम, क्योंकि हॉल भी छोटा है और बाहर के लोगों को बुलाना संभव भी नहीं है। तो ये जो कार्यक्रम है केवल विजयपुरम के जो एरिया दायरे में है। फिर 13 तारीख को शाम को 3:30 बजे से हमारा जो ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम है उसमें एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे माननीय भागवत जी संबोधित करेंगे। और उनका जो आखिरी कार्यक्रम है वो 14 तारीख को है और 14 तारीख को अपना जो डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है डॉलीगंज जी, उसमें 9:30 बजे से 10:30 बजे तक सुबह बुद्धिजीवी सम्मेलन है, इंटेलेक्चुअल मीटिंग। तो ये उनके 3 कार्यक्रम हैं। तो इस दौरान उनके साथ मुख्य भूमि से कुछ और भी गणमान्य अतिथि शामिल होंगे, इसकी भी आशंकाएं मानी जा सकती है? नहीं, जनरली संघ का जो कार्यप्रणाली है, संघ की कार्यप्रणाली के हिसाब से यहाँ का जो क्षेत्र है अंडमान का कलकत्ता क्षेत्र में आता है, तो उस क्षेत्र के जो क्षेत्र प्रचारक है रमादा वो आ गए हैं। फिर दक्षिण बंग प्रांत के जो प्रांत प्रचारक है प्रशांत जी वो आ गए हैं। तो ये 2 अधिकारी ही उस कार्यक्रम में रहेंगे। और हिंदू सम्मेलन का, चूंकि जैसा आपने कहा, मैं उस विराट हिंदू सम्मेलन समिति का अध्यक्ष हूं और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि हमारे जितने हिंदू भाई बहन हैं वो कोई भाषाभाषी हो, कोई उनकी जाति हो, कोई उनका आश्रम हो, कोई उनका वर्ण हो, तो हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं। बिल्कुल। इस भाव को जानने के लिए, इस भाव को जगाने के लिए, इस भाव को समझने के लिए, इस भाव को लेकर के ये विशाल हिंदू सम्मेलन वहां आयोजित किया गया है। तो इस अवसर पर मैं दीपों के सभी हिंदुओं से, सनातनियों से, वो किसी प्रांत के हो, कोई उनकी भाषा हो, कैसी उनकी जीवन पद्धति हो, कैसा उनका रहन सहन हो, सब हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। इस भाव को जो मानने वाले लोग हैं उन सभी लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, अनुरोध है कि ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है, क्योंकि मैं आपसे निवेदन करूं कि शताब्दी वर्ष में सब जगह परम पूज्य सरसंघ चालक जी को लोग बुला रहे हैं, लेकिन उनको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इतना डिमांड है लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। तो हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि शताब्दी वर्ष में परम पूज्य सरसंघ चालक जी अंडमान आ रहे हैं और हमें उनके मुख से, उनकी वाणी से सुनने को मिलेगा। तो हम लोग के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है, अच्छा मौका है। मैं सभी हिंदुओं से आग्रह करता हूं कि वो 13 तारीख को 3:30 बजे के पहले नेताजी स्टेडियम में उपस्थित हों और माननीय भागवत जी के संबोधन को सुने।
मैं भी अपने सभी श्रोताओं से आपके माध्यम से किया गया आह्वान को सभी श्रोताओं से कहूँगी कि इस विराट हिंदू सम्मेलन को सफल बनाए। जिस तरह से आपकी अध्यक्षता में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, विराट हिंदू सम्मेलन का कार्य भी बहुत अच्छे से संपन्न हो, यही हम उम्मीद करते हैं। और आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में, क्योंकि बहुत कम समय अभी रह गया है, आज 10 तारीख हो गए हैं, 13 तारीख को सारे कार्यक्रम है, उससे पहले भी डॉक्टर मोहन भागवत जी का कार्यक्रम आपने बताया है। तो आप इतने व्यस्तता के होते हुए भी, इतने व्यस्त होते हुए भी आपने समय दिया हमें, ताकि हम अपने जितने श्रोता है उनको बता पाए कि पूरे जो हमारा शहर है, जो भगवा में आज दिखाई दे रहा है, इसके पीछे की क्या कड़ी है, वो सबको बता पाए, थोड़ी सी जानकारी दे पाए, क्योंकि इन्फो टॉक्स हमेशा से ही ज्ञानवर्धक जानकारी लाता रहता है। हाँ, 2 मिनट आपका और लूंगा मैं। एक तो इस कार्यक्रम में बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू विराट हिंदू सम्मेलन समिति, इस समिति के हमारे जितने, आपने टोली की बातचीत की, पिछले 15-20 दिनों से कितने सारे कार्यकर्ता, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संघ के कार्यकर्ता है, बाकी सारे संगठनों के कार्यकर्ता है, दिन रात जी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तन मन धन से अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद देना तो मेरे ख्याल से बहुत छोटा शब्द होगा, धन्यवाद, बट उन सबका अभिनंदन है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, और चूंकि समाज का काम है, धर्म का काम है, तो इस कार्य को और अच्छे करते रहें। तो और घर घर इनविटेशंस दिए जा रहे हैं, जहाँ घर घर इनविटेशन जा रहे हैं। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा सुबह से लेके अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट वो सब लगे हुए हैं। और चूंकि अच्छी बात है, समाज का काम है, और समाज का काम सब लोगों के सहयोग से ही होता है। उन सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। और सबसे आखिरी में आपके जो दर्शक हैं, जो इस कार्यक्रम को सुनेंगे, इस कार्यक्रम को देखेंगे, तो हमारे गुरुदेव ने स्वस्थ जीवन का, आनंद में रहने का एक मंत्र दिया है। वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। तो हमारे गुरुदेव ने कहा, जीवन में 3 चीजें हैं, बस इन 3 चीजों को आप जीवन में उतारो, आप हमेशा ब्रह्मानंद में रहेंगे। पहला है स्वस्थ रहें, दूसरा है व्यस्त रहें, और तीसरा है मस्त रहें। बहुत बहुत उत्तम जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी है। तो स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, और अपना अच्छे से जीवन जीते रहे। इसी के साथ मैं आपका पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और अपने व्यस्त समय से निकालकर आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर धन्यवाद है। इन्फो टॉक्स से जुड़ने के लिए आप इन्फो टॉक्स में सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन्फो टॉक्स की जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं उसे शेयर कीजिए। फिर से एक ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ हम आपके बीच फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।